दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्हें तवज्जो दी जाती है, लेकिन अपने ही नेताओं की बात नहीं सुनी जाती। और इसलिए आराम गैराम हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन बात सचिन पायलट की हो रही थी, क्योंकि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा गया है, लेकिन जगदीश शेट्टार को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन बात हम कांग्रेस की कर रहे थे कि कांग्रेस में आखिर क्यों नेताओं की नहीं सुनी जाती है, और एग्जाम्पल हमने असम के एक युवा मंत्री का भी दिया है। मैं आपके पास आ रहा हूं सुमन जी, क्योंकि अभी अरुणेश जी ये कह रहे हैं कि भैया आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे में भी कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के पास जाते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। सुमन जी, क्या वाकई ऐसा है? राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आप मेरे साथ हैं, फिर मैं हांडा जी से सवाल लूंगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जहां उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन उसके लिए आगे वो दूसरे तरीके से अपनी बात को रख देते हैं। मैं आपकी एक बात का बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। एक हमारे सामने एग्जाम्पल आया था कि मनोज तिवारी जी ने एक महिला शिक्षिका का अपमान किया था, और आला कमान ने उन्हें उस शिक्षिका से माफी मांगने पर मजबूर किया था। ये बात आपको अखिलेश जी मैं याद दिलाना चाहूंगी कि भरे मंच पर उन्होंने एक शिक्षिका को ये बोला था कि आप मंच से नीचे उतर जाइए। और भारतीय जनता पार्टी को जब ये बात पता लगी, और उसके बाद से जो उनका अध्यक्ष पद का जो वो था वो ओहदा भी छीन लिया गया और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या कहते हैं कोई गलतियां नहीं करती, बहुत सारी मिस्टेक्स, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जो जूनियर्स के फायदे के लिए जनता को या जनता के लोगों को सीनियर से की अपनी बात पहुंचानी नहीं दी जाती। जी। लेकिन उसके और भी माध्यम है। अब ऐसी कुछ चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज भी बना रही है कि जो लोग हम तक, यानी आप कह रही हैं कांग्रेस में वाकई ऐसा है जो नेताओं की नहीं सुनी जाती? वाकई कांग्रेस में ऐसा है? देखिए ये बात आज से नहीं है, ये बात कब से चली आ रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी वो तानाशाही वाली थी, और उसी पॉलिसी के ऊपर आज तक काम किया जा रहा है। आप देखिए कपिल सिब्बल जी ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को दे दिया, लेकिन उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें वो मान और सम्मान मिला? क्या सोनिया गांधी ने जवाब दीजिए, कपिल सिब्बल जी को कुछ समझा? मुझे आप बताइए, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन कपिल सिब्बल जी हो चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, दोनों लोगों के मान सम्मान में कहाँ कमी रही? कई बार उनको राज्यसभा भेजा गया। जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं थी। मेन मसला ये था कि अब जब संघर्ष करने का समय है, G23 क्या था करने के समय में जो सीनियर अगर आप सही नहीं बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। G23 क्या था फिर? आप ही कह रहे हैं सबको मान सम्मान दिया गया। सीधी सी एक ही बात है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में वो लोग काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी ये नहीं मानता कि ही इज बाय फार द मोस्ट एक्सपीरियंस, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट वर्सेटाइल गांधी जी अब अध्यक्ष नहीं है। ये कोई नहीं बात कर रहे हैं। जब G23 बना, उनकी नाराजगी राहुल गांधी से ही है। जब G23 बना तब की बात कर रहे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वो अध्यक्ष नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए पिछले 4 साल से कोई पोस्टिंग चाहिए हो सोनिया तो राहुल गांधी को अप्रोच करता है, 6-7 महीने से प्रियंका को अप्रोच करता है, सोनिया जी को अप्रोच करता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे को अप्रोच करता है। कल आपको भी पार्टी में को पद चाहिए होगा ना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अप्रोच नहीं करेंगे, आप राहुल को, प्रियंका को और सोनिया को ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि असली धागे उन्हीं के हाथ में है। जो झूठा नरेशन है वो मत बनाइए। अब खड़गे साहब, अरुणेश जी, और वही सारे अरुणेश जी 1 मिनट रुक जाइए। कर्नाटक को लेकर मैं आपको बता देता हूँ सर, सच्चाई मेरे पास भी थोड़ी बहुत होती है। अभी आप लोगों ने शुरू किया, आपके पास तो सारी सच्चाई है। हाँ सर ठीक है, आपके पास भी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, आप लैपटॉप लेके ही बैठे होंगे, मेरे पास भी है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा तैयारी करके आता हूं, आप शायद तुरंत ही निकालते होंगे। मैं आपको बता देता हूं, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है 30 अप्रैल से। अब कांग्रेस में सबसे आगे राहुल गांधी को रखा गया है। कहां? जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नहीं गए। अब आप बताइए, अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाइए ना भाई। आप तो राहुल गांधी को चेहरा बनाए फिर रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पर सारी दावेदारी है, सारा दामोदार है। हो गई क्या? हाँ। सबके पीछे पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे भागते हैं क्या ऐसे? ठीक है, अरुणेश जी से सवाल है। अरुणेश जी जल्दी से, फिर सुमन जी के पास जा रहा हूं। जी देखिए, खड़गे साहब ही जो भी पार्टी के निर्णय हो रहे हैं वो निर्णय खड़गे साहब ही ले रहे हैं, क्यों? खड़गे साहब इस समय अध्यक्ष है।
राहुल जी के पास या प्रियंका जी के पास या और कोई सीनियर लीडर है उनके पास अगर कोई कार्यकर्ता जाता भी है तो वो लोग साफ बोल देते हैं कि आप लोग खड़गे जी से बात कीजिए, खड़गे जी शक्ति प्रदर्शन में राहुल गांधी सबसे आगे क्यों? बताइए, कर्नाटका में खड़गे जी बयान दे रहे हैं क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे? सोचना है, जो कास्ट बेस्ड करना है वो कर सकते हैं। फिर से पूरे देश को राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन में सबसे आगे क्यों है? एक मिनट आंडा जी रुक जाइए, एक मिनट अरुणेश जी, राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन में सबसे आगे क्यों? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ही रखा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अभी शक्ति प्रदर्शन में अभी फिलहाल के लिए नहीं। खड़गे साहब भी है, खड़गे साहब अध्यक्ष है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आगे है। तो राहुल गांधी वहां ऑटोमेटिकली तो राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन में वहां जा रहे हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में वो नहीं गए, यानी सीधा सीधा मकसद राहुल गांधी को आगे करने का है, यही है ना? वो राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सुमन जी आप आइए जरा, बता दें सुमन जी, राहुल गांधी क्या बीजेपी जो आरोप लगाती है कि कठपुतली के तौर पर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कैसे देखती हैं? 3500 किलोमीटर की यात्रा जो थी भारत जोड़ो की यात्रा में 500 किलोमीटर आने वाले चुनावों को देखकर 500 किलोमीटर की यात्रा 25 दिन कर्नाटक में रही, क्योंकि उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि हमने आने वाले कुछ दिनों में के बिहार पर ये सारी चीजें बनाई। उस वक्त नदारत थी, आज राहुल गांधी को, जबकि उनकी संसदीय भी चली गई। क्यों? क्योंकि आज भी उनको ये, आज उन्होंने शायद अब वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि मेरी सदस्यता बहाल ना हो। ये फैसला तो खैर सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है कि उनकी सदस्यता बहाल होती है या बनी रहती है, ठीक है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन आज भी उनके लिए जो मुख्य चेहरा है, क्यों वो वंशवाद परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं? और क्या कपिल सिब्बल जी राहुल गांधी से योग्य नहीं है? अगर आप योग्यता की बात करेंगे तो भाई वंशवाद परंपरा के कारण सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे किया जाता है। मुझे ये बता दीजिए, संसार के अंदर कोई चैलेंज कर दे कि कपिल सिब्बल, क्या कपिल सिब्बल योग्य है या राहुल गांधी योग्य है? आप योग्यता की बात, अध्यक्ष पहली बार कांग्रेस के इतिहास सिर्फ पहली बार बीजेपी की तरह नहीं हुआ कि मिस कॉल देके दोबारा नड्डा साहब को अध्यक्ष बना दिया या फिर वो एक मनमोहन सिंह की तरह एक डमी है, या वो मनमोहन सिंह की तरह एक डमी है, क्या मल्लिकार्जुन सिंह एक डमी है, क्या वो एक डमी अध्यक्ष है? मुझे ये बता दीजिए, क्या वो एक क्या कहते हैं मनमोहन सिंह की तरह एक डमी अध्यक्ष है? नड्डा साहब के लिए पूछ सकती हैं। नहीं, नड्डा साहब निर्णय लेते हैं, पूछ सकती हैं। नड्डा साहब बात पर मोदी जी की तरफ नहीं देखते, मनमोहन सिंह जी को देखना होता है कि सोनिया गांधी जी का इशारा क्या है। ठीक है जी, जल्दी से फिर आनंद जी के पास जा रहा हूँ। समय चुनाव जीते तब मोदी जी की वजह से जीते, और हिमाचल में चुनाव आ रहे तो नड्डा साहब का चेहरा आगे रखा गया। अभी चलिए ठीक है, हांडा जी आप जवाब दीजिए, वो नड्डा साहब पर भी सवाल। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या कपिल सिब्बल की योग्यता राहुल गांधी? आज की जो डिबेट है, अध्यक्ष पद का आज की जो डिबेट है, ठीक है सर, समय कम है अरुणेश जी, जनता को समझ में आ जाए ना। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सीट लेकर मुख्य आज की जो आज की डिबेट है, ठीक है, एक मिनट, वो कर्नाटका पॉलिटिक्स के ऊपर है। हाँ जी, आज की जो डिबेट है ना हमारी, वो कर्नाटका पॉलिटिक्स के ऊपर है। उसमें कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि कर्नाटका पॉलिटिक्स जो है ना, जिसमें 5,21,73,579 वोटर इस बार वोट करने जाएंगे, जिसके अंदर जो न्यू वोटर है ना वो 9.17 लाख है, और नया वोटर सारा जो निटिजन जिसको बोलते हैं हम, वो जानता है कि इस समय देश की इकोनॉमी के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस के जो सो कॉल्ड अध्यक्ष हैं वो खुद कांग्रेस के पैर के पत्थर हैं, जो कांग्रेस को डुबो रहे हैं किसी तरीके अपनी उसको वोट देगा, ये तो वोटर तय करेगा ना, लेकिन आपके नेता कहीं ना कहीं नाराज हैं हांडा जी। पार्टी छोड़ के चले, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। माफी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश जी, हांडा जी शुक्रिया, सुमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। चर्चा हम तीनों करेंगे एक बार फिर से। लेकिन बात हो रही थी कर्नाटक चुनाव को लेकर, बात हो रही थी उन नेताओं को लेकर जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बदल लेते हैं, लेकिन जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं उन्हें तो तवज्जो मिलती है, लेकिन अपने ही नेताओं को पार्टी तवज्जो नहीं देती। उदाहरण के तौर पर सचिन पायलट थे, जिनके बगावती सुर भी आप देख रहे थे। लेकिन बढ़ते हैं आगे और आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तराखंड सीएम धामी की बैठक इस वक्त देखने को मिल रही है देहरादून के अंदर, और आपको जानकारी दे रहे हैं कि यात्रा के सफल संचालन के लिए ये बैठक हो रही है। चार धाम की यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है
और मॉक अभ्यास कार्यक्रम के दौरान इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ताज़ा जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि यात्रा के सफल संचालन के लिए मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी मीटिंग की गई थी जब ये कहा गया था कि यात्री पहुंचेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाए क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो पहले ही शुरू हो गए थे। और 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है क्योंकि आज 20 तारीख है और आज से 2 दिन बाद हम देखेंगे कि यात्रियों का जमावड़ा लगना उत्तराखंड के अंदर शुरू हो जाएगा। और उसी को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं देहरादून से जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी इसमें आप देख सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि अगर बात करें हम उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तो चारधाम यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और उस चारधाम यात्रा में हम देखते हैं कि कैसी स्थितियां उत्तराखंड के अंदर रहती हैं। और बात अगर करें हम तमाम चीजों की तो पहले ही परख लिया गया है, रास्तों को देखा जा रहा है कि उन रास्तों में तमाम सुविधाएं हैं या नहीं जहां से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित तमाम इंतजाम है या नहीं है, सड़कों पर कोई परेशानी तो नहीं होगी आम जनता को, उसका भी ख्याल रखना होता है। और सीएम धामी की तरफ से इस वक्त परखा जा रहा है उन सभी चीज़ों को। निरीक्षण की बात भी सामने आई है कि वो कल निरीक्षण भी करेंगे और इससे पहले भी निरीक्षण किया गया है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको मीटिंग की दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त जो मीटिंग हो रही है वो तमाम आला अधिकारियों के साथ हो रही है जहाँ पर पुलिस अफसर भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और परखा जा रहा है उन तमाम चीज़ों को जो कि चारधाम यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगी। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं देहरादून में ये मीटिंग हो रही है। 22 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और उस चारधाम यात्रा के लिए ही पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कल भी एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सीएम धामी की तरफ से की गई और सीएम धामी ने बताया कि कैसे अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है और चारधाम यात्रा में कोई भी अवरोध नहीं होगा और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर बात पुलिस व्यवस्था की करें, सुरक्षा व्यवस्था की करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ये बातें पुष्कर सिंह धामी की तरफ से खुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई थी। जो जानकारी इस वक्त की हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर क्या है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी ताजा है और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त मीटिंग चल रही है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि सफल संचालन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए भारत सरकार की ओर से आयोजित टेबल टॉप और मॉक अभ्यास कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम के दौरान पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। जो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें और ताज़ा जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हालांकि कल भी एक बैठक होनी है, उस बैठक में भी तमाम चीज़ों को परखा जाएगा क्योंकि उसके अगले दिन से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी यानी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और तमाम चीज़ों को परखा जा रहा है। और इस वक्त की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि कैसे आला अधिकारियों के साथ उस वक्त देहरादून के अंदर मीटिंग हो रही है और देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर जब मीटिंग हो रही है तो एनडीएमए के तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद है। कुछ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली जा रही है तो तमाम रास्तों को देखा भी जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पे कोई अवरोध तो नहीं है, उसको भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देहरादून से जब ये लाइव तस्वीरें हैं और आपको बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर ही ये निरीक्षण किया जा रहा है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन एनडीएमए के तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद है जिनसे बातचीत पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त लाइव बैठक भी हो रही है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर ये मीटिंग हो रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपको देते हैं। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 85 साल की उम्र में अंतिम सांसें उन्होंने ली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी जिसके बाद उनका निधन हो गया है और यश चोपड़ा की पत्नी का निधन हुआ है। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है जो कि 24/7 न्यूज़ इस जानकारी को आपके सामने रख रहा है, आपके साथ साझा कर रहा है और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि मुंबई की लीलावती अस्पताल में अंतिम सांसें ली गई है। 85 साल की उम्र में उन्हें
उनका निधन हो गया है। अंतिम सांसें उन्होंने ली है क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, जब उन्हें लीलावती अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली गई है और 85 साल की उम्र में वो उनका निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन